हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 12 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, India's first international maritime services cluster is to set up in which state? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर जिसकी स्थापना कौन से राज्य में करी जाएगी? इसकी स्थापना करी जाएगी गुजरात में। अब समझिए मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर होता क्या है। कहने का मतलब यह है कि गुजरात पोर्ट को एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा जहां पर दुनिया में किसी भी तरीके का शिपमेंट हो उसे रिसीव किया जा सके और इंटरनेशनल पैरामीटर पर उसे रिसीव किया जा सके। देखो होता क्या है, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में केवल आपके देश की पोर्ट ड्यूटीज मैटर नहीं करती हैं। मान लीजिए आपने अपना कोई भी सामान मोरक्को भेजा, या मान लीजिए आपने अपना कोई भी सामान सऊदी अरेबिया भेजा, तो यहाँ पर सिर्फ इतना मैटर नहीं करता है, आपको ड्यूटी यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी कि आपने भारत से मान लीजिए अपना सामान निकाला, तो केवल आपको भारत सरकार को ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। मैटर ये भी करता है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको भारत सरकार को ड्यूटी देनी पड़ेगी, और उसके बाद वहाँ का जो कस्टम है वो आपका सामान रिसीव करेगा, आपको उनको भी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ? तो कहने का मतलब ऐसे दुनिया में बहुत कम अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर हैं। तो अब भारत में पहली बार इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर की इसी बिहाफ पर स्थापना होने जा रही है। अब समझिए गुजरात के अंदर कहां पर इसकी स्थापना होगी। गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी में इसकी स्थापना होगी। यहां पर गिफ्ट का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जी फॉर है गुजरात, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एफ फॉर फाइनेंस एंड टी फॉर टेक। तो इसको क्या बोलते हैं? गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या बोलते हैं? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो जहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर की स्थापना करी जाएगी। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि गोवा सरकार के द्वारा अपना खुद का एक थिंक टैंक इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम भी गिफ्ट है। तो वो अलग है और ये गुजरात वाला अलग है। गोवा ने जो इनॉग्रेट किया है गिफ्ट, वो उनका थिंक टैंक है, जैसे कि भारत सरकार का नीति आयोग, वो उनकी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन गुजरात सरकार के द्वारा ये जो एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये मैरीटाइम सर्विसेज के लिए होगा। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पर भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इकरा के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है? इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इकरा को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इकरा के द्वारा 2022 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया गया है 8.5%, 8.5%। और आपको पता है इकरा मूडीज ओन्ड कंपनी है। आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से नाम सुना होगा मूडीज का। मूडीज भारत के लिए जीडीपी प्रिडिक्ट करता रहता है कई बार, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। तो इकरा को मूडीज के द्वारा परचेज कर लिया गया था काफी पहले। वैसे अगर इकरा की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। और इसके इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है एन शिवारमन। क्या नाम है? एन शिवारमन। तो इकरा ने 8.5% प्रिडिक्ट किया, ध्यान रखें। और अभी हाल ही में आप लगातार देख रहे हो, लगभग 1-2 दिन छोड़ के किसी ना किसी का प्रिडिक्शन आ ही जाता है। करीब करीब 10 से 12 प्रिडिक्शन इस टाइम पर हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, मूडीज ने, एसबीआई ने, इन सभी ने लॉन्च कर दिया है अपना अपना प्रिडिक्शन 2022 के लिए भारत के जीडीपी का। आपको सभी ध्यान रखने हैं, सब एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, who has become the first Indian diplomat to be appointed as United Nations General Assembly President's Chief de Cabinet? समझिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। आपसे कह रहा है ये पहली बार भारत के डिप्लोमेट कौन है जिनको यूएनजीए के प्रेसिडेंट के शेफ दे कैबिनेट, या इसी को चीफ दे कैबिनेट भी बोला जाता है, के रूप में अपॉइंट किया गया है।
तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के शेफ दे कैबिनेट बनाए गए हैं। इनका नाम है के नागराज नायडू। क्या नाम है? के नागराज नायडू। अब देखिए शेफ दे कैबिनेट का मतलब क्या है। ये जो पोस्ट है ये भारत में प्रधानमंत्री का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसके इक्विवेलेंट आप मान लीजिए पोस्ट होती है। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट है। और मैंने आपको परसों के दिन बताया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। कई लोग भूल गए होंगे बट ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले यूएनजीए के नए प्रेसिडेंट बनाए गए अब्दुल्ला शाहिद, और अब्दुल्ला शाहिद के शेफ दे कैबिनेट, ठीक है, कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये भारतीय मूल के हैं, के नागराज नायडू। तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको शेफ दे कैबिनेट की पोस्ट मिली है। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक लो कॉस्ट सेंसर बनाया गया है। और ये लो कॉस्ट सेंसर क्या करेगा? इसकी मदद से जो वेस्ट वाटर है, ओके, जैसे कि सीवेज वगैरह का जो पानी है जो कि आपका बड़े बड़े नालों या नालियों या मैनहोल से होकर गुजरता है, तो उसमें कोविड 19 के फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कहने का कि अगर कोविड वायरस इस वेस्ट वाटर में है तो उसको ये लो कॉस्ट सेंसर डिटेक्ट कर सकता है। ये किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है? ये है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने एक ऐसा सेंसर बनाया है जिसकी मदद से वेस्ट वाटर में पता लगाया जा सकता है कि कोविड के ट्रेसेस हैं या नहीं है। अब देखिए इसकी खास बात क्या होगी। इससे एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। मान लीजिए कि ये सीवेज प्लांट है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये दिल्ली का सीवेज प्लांट है। अब इधर से इसमें पानी आ रहा है रोहिणी की तरफ से, इधर मान लीजिए लाजपत नगर की तरफ से पानी आ रहा है, और इधर मान लीजिए कि पानी आ रहा है आपका चाणक्यपुरी की ओर से, ठीक है। तो अब एक्चुअली पता लगाना है कि कहाँ पर वाटर ट्रेसेस में कोविड 19 के फ्रेगमेंट हैं। मान लीजिए कि ये चाणक्यपुरी वाले से फ्रेगमेंट आ रहे हैं, तो इससे पता लगाने में आसानी होगी कि ये वाला एरिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला एरिया जो चाणक्यपुरी वाला एरिया है ये कोविड अफेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पर इसको ट्रेस किया जा सकता है सीधे सीधे। तो इससे ये पता लगाना आसान होगा कि कहाँ पर कोविड के केसेस ज़्यादा हैं। इवन वेस्ट वाटर से भी पता लग जाएगा आप। और आईआईटी बॉम्बे ने सिर्फ अकेले ही इसको नहीं बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने एक यूनिवर्सिटी की मदद से इसको बनाया हुआ है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथ क्लाइड। इसको ऐसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथ क्लाइड। स्ट्रैथ क्लाइड यूनिवर्सिटी की मदद से इसको बनाया है। स्ट्रैथ क्लाइड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। इसकी मदद से आईआईटी बॉम्बे ने ये सेंसर बनाया। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी कंपनी है जो कि एक ऐसा अंडर सी केबल बनाएगी जिसका नाम होगा फर्मीनिया। और फर्मीनिया जो होगा ये लैटिन अमेरिका से यूएस को सीधे कनेक्ट करेगी। तो ये कंपनी है गूगल। गूगल ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि एक ऐसी अंडर सी केबल बनाएंगे, मतलब समुद्र के नीचे से होकर जाने वाली केबल बनाएंगे जो कि लैटिन अमेरिका से यूएस को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी। अब देखिए लैटिन अमेरिका क्या होता है। आप लोगों ने अगर कॉन्टिनेंट वाली मेरी क्लास सुबह 5 बजे वाली देखी होगी दूसरे वाले चैनल पे, तो आपको पता होगा मैंने वहां पर अभी आपको 3 दिन पहले ही बताया है लैटिन अमेरिका पता है किसे बोलते हैं। लैटिन अमेरिका लगभग लगभग इस हिस्से को बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका का ये नीचे मैक्सिको वाला हिस्सा, और उसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका, और ये पूरा पूरा लगभग साउथ अमेरिका इसमें आ जाता है। इस पूरे हिस्से में स्पेनिश और पोर्चुगीज बोली जाती है। तो लैटिन अमेरिका इसी को बोलते हैं। कहने का मतलब लैटिन अमेरिका उस अमेरिका के उस एरिया को बोला जाता है जहां पर स्पेनिश और पोर्चुगीज दोनों भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये पूरा एरिया आपका लैटिन अमेरिका है। और यूएस आपका कौन सा है? ये ऊपर वाला यूएस है आपका, ये, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरीके से साउथ अमेरिका को यूएस से कनेक्ट करेगी ये अंडर सी केबल। समुद्र के नीचे इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डाला जाता है। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और गूगल के सीईओ हैं इस टाइम पे सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी गई थी 1975 में। रिलायंस की स्थापना करी गई थी 1973 में, और एल&टी मतलब लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना 1938 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है इंडियाज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हाइक्ड बाई हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। क्वेश्चन का मतलब यह है कि साल 2020 से 21 का डेटा अगर उठाकर देखें तो पिछले एक साल में भारत में जो कृषि करी जाती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, इन सभी के एक्सपोर्ट्स में
कितने परसेंट का हाइक देखने को मिला है, मतलब कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बढ़ोतरी बहुत जबरदस्त देखने को मिली है, 51%। तो पिछले साल एक तरीके से इंडिया की जो ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, इसने कोविड को भी बीट कर दिया, पछाड़ दिया कोविड को। कोरोना वायरस पैंडेमिक होने के बावजूद इतना बड़ा हाइक कभी भी देखने को नहीं मिला है प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में। आपको बता दूं, जब कोविड नहीं था 2019 से 20 के डेटा में, 2019 से 20 में 17% का हाइक था, लेकिन जब कोविड होते हुए भी 2020 से 21 में 51% का हाइक देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अरब इंडिया एनर्जी फोरम का 8 से 9 जून तक कौन सा एडिशन आयोजित किया गया। तो अरब इंडिया एनर्जी फोरम का इस बार पहला संस्करण आयोजित किया गया 8 और 9 जून को। इसका मेन मोटो क्या था, इसमें 2 वे कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल पावर ट्रेडिंग पैक्ट भी साइन हुए हैं। मतलब कहने का कि अरब कंट्रीज और भारत के बीच में पावर को लेकर ट्रेडिंग आगे देखने को मिलेगी। और साथ में ये भी यहाँ पर निर्धारित किया गया कि अब से हर 2 साल में ये फोरम आयोजित किया जाएगा। तो 2021 का तो फोरम अभी वर्चुअली हुआ है फिलहाल कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये पहला फोरम था। अब दूसरा फोरम इसका कब होगा, तो ये 2 साल में होना है ना आयोजित, तो मतलब दूसरा फोरम अब होगा 2023 में। और 2023 का वेन्यू क्या होगा, इसका वेन्यू इंडिया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब इंडिया एनर्जी फोरम का सेकेंड एडिशन कहाँ होगा। यह भारत में होगा 2023 में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट यूनिसेफ एंड आईएलओ रिपोर्ट, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, जिसके आधार पर बताया गया कि पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर इंक्रीज होकर कितना हो चुका है। इनकी रिपोर्ट के तहत पता लगा अभी हाल ही में कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिनसे चाइल्ड लेबर कराया जाता है। ये इस टाइम पर बढ़ के पहुंच चुकी है 160 मिलियन। और आपको पता है 160 मिलियन में 97 मिलियन बॉयज़ हैं, लड़के हैं, और इसमें से 63 मिलियन गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। तो 97 मिलियन बॉयज़, 63 मिलियन गर्ल्स, इस रिपोर्ट के तहत ये पता लगा है। और ये रिपोर्ट पिछले 2 डिकेड्स की है, मतलब पिछले 20 सालों में ये संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो चुकी है। मतलब कहने का पूरी दुनिया में इस टाइम पे 160 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। अब इसमें से भी समझिए, मतलब टोटल मान लें 160 मिलियन, तो 100% में से समझिए 70% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। मतलब कहने का ये है कि सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है वो गाँवों में कराया जा रहा है और खेतों में इनसे कराया जा रहा है काम, इन बच्चों से। इसके बाद जो 20% का डेटा है, ये 20% सर्विसेज में यूज़ किया जा रहा है इनको। सर्विसेज में, सर्विसेज का मतलब जैसे कि चाय वगैरह की दुकानों में, और कोई भी स्वीट शॉप है वहाँ पर इनसे काम कराया जा रहा है, ठीक है। या फिर ठेला लगवाया जा रहा है, रेडी लगवाई जा रही है, इस तरीके के काम, सर्विसेज वाले काम। और इसके बाद जो 10% बचा हुआ वो लेबर इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा है, ओके। तो ये टोटल डेटा है 70, 20 और 10% के हिसाब से। इससे सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि एक जो सबसे बड़ा तबका है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का, इससे ये पता लगता है कि रूरल एरिया में इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 70% अगर इसी को कंट्रोल करना शुरू किया जाए तो काफ़ी तेज़ी से इसको नीचे लाया जा सकता है। और यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना करी गई थी 1946 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूनिसेफ के हेड है इस टाइम पे हेनरिटा एच 4। क्या नाम है? हेनरिटा एच 4। आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा और आईएलओ के इस टाइम पे हेड हैं गाई राइडर। क्या नाम है? गाई राइडर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन के रूप में किसको री अपॉइंट कर दिया गया है? तो एक बार फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जीसी चतुर्वेदी को एक बार फिर से आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है और आरबीआई के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। ये कब तक के लिए अपॉइंट किए गए हैं आईसीआईसीआई में पार्ट टाइम चेयरपर्सन के रूप में? अगले 3 साल के लिए फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं। और आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक में पहली बार पार्ट टाइम चेयरपर्सन का जो प्रावधान आया था वो इन्हीं के साथ आया था। मतलब ये पहले आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन है। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई
और इसके सीईओ कौन है? ये हैं संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक 2018 तक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करता था, लेकिन 2019 में इसको सरपास कर लिया एचडीएफसी बैंक ने। इस टाइम पर एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकेम द आईसीसी's ऑफिशियल पार्टनर टिल 2023? आईसीसी के द्वारा 2023 तक के लिए ऑफिशियल पार्टनर इनमें से किस कंपनी को डिक्लेयर किया गया है? तो आईसीसी ने इस बार भारत पे को अपना ऑफिशियल पार्टनर बना लिया है 2023 तक के लिए, मतलब अगले 2 साल के लिए। और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। ब्रैकली को अभी कुछ ही महीने पहले अपॉइंट किया गया है। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हुआ करते थे, अब ये आईसीसी के चेयरपर्सन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 2021 का पेन पिंटर प्राइज जीता है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिस्सी देंगारेम्बका। क्या नाम है? सिस्सी देंगारेम्बका। तो सिस्सी देंगारेम्बा कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। जिम्बाब्वे की एक नॉवेलिस्ट है, ये काफ़ी फेमस नॉवेलिस्ट है। 25 साल से ज़्यादा का इनका करियर है और पेन पिंटर प्राइज 2021 का इन्होंने जीता अपने लेखन के लिए। आपको पता है पेन पिंटर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? ये एक एनुअल प्राइज है जो कि किसकी याद में दिया जाता है? इनका नाम है हारोल्ड पिंटर। क्या नाम है? हारोल्ड पिंटर। हारोल्ड पिंटर एक लेखक हुआ करते थे, इनकी याद में पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है हर साल। और ये प्राइज किसको दिया जाता है? ये प्राइज ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ उन्हीं लेखकों को दिया जा सकता है जो कि ब्रिटेन के निवासी हों, रेजिडेंट हो जो। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये जो दंगरम्बगा हैं ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये रहती कहाँ हैं? ये ब्रिटेन में रहती हैं। ओके, तो इनके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से इनको सम्मानित किया गया पेन पिंटर प्राइज से। और एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, इस प्राइज की स्थापना कब करी गई? मतलब पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2009 में पहली बार लॉन्च किया गया था, 2009। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की जारी करी गई है। इसमें दुनिया की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी कौन सी रही? यह कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी एज अ कंसीडर किया गया? तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की इस लिस्ट के आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को दुनिया का टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, 3-4 दिन पहले मैंने आपको क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का जिक्र किया था। तब वहां पर बात हुई थी कि किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो उसका आंसर था MIT यूएस। MIT यूएस रही नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, रैंकिंग के आधार पर। लेकिन यहाँ रिसर्च की बात हो रही है, तो रिसर्च का एक अलग कॉलम इन्होंने जारी किया है, उसमें टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलोर नंबर 1 पे। ठीक है, और अगर नॉर्मल रैंकिंग में बात करी जाए तो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे है? तो फिर आपका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट 2021 जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है इंडेक्स, इसमें टॉप किया है? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया दुनिया के बेस्ट बैंक की लिस्ट में टॉप किया है DBS बैंक ने। DBS का फुल फॉर्म पता है? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। क्या नाम है? पीयूष गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर का बैंक जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसने टॉप किया है फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट 2021 में। तो सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए और ऑफर्स को अवेल करने के लिए आप वरुण 777 का यूज़ कर सकते हो। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारे ऑफर हैं, एक आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो। इस टाइम पर ये ऑफर चल रहा है। SSC बैंक, RBI, रेलवे, आपको सबका सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक ही में मिल जाएगा इस अमाउंट में। डिस्काउंट कोड वरुण 777 यूज़ करके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।